ये वाला जो मैंने बताया था, पिछला जो भी क्लास पढ़ाएँ, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं? किस तरीके से कैसा-कैसा मिक्सर होता है, मतलब आपस में जो सॉल्यूशन मिले होते हैं, उनको किस-किस मेथड से अलग किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोगों ने वही पढ़ा था। बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारा जो मेथड है वो सब पढ़े थे हम लोग। जैसे नमक और कपूर को जो अलग करने का प्रोसेस था, जिसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और एक पृथक्करण मेथड था, जैसे कि तेल और पानी का जो मिश्रण है उसको कैसे अलग करेंगे। तो इस पे जो जो भी चीज़ें हैं वो आपको फिर से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हम बार बार पीछे नहीं घूमेंगे। हाँ, एसीटोन वाले में एक चीज़, एक बच्चे ने पूछा था कि मैम ये कैसे होता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये डिबेट हो गया था। तो ये होगा क्या, यहाँ पे जो फ्लक्स देख रहे हो आप, दोनों में ही एक्चुअली मिश्रण, दोनों का मिश्रण है एसीटोन और वाटर का। जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे गरम किया जाता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि एसीटोन जल्दी गर्म होके उबलने लगेगा, और इस वाले में जो जल निर्गत वाली पाइप देख रहे हैं आप लोग, उसमें क्या होगा, हाँ, इस वाले में वो जल्दी से आ जाता है। और फिर 1 मिनट, तो यहाँ पे मैंने यही बताया था कि ये क्या होता है ना, पूरी पाइप में ये वेपर के थ्रू ये गर्म होके पूरा आता रहता है, और फिर ठंडा होता है और इस वेसल्स में, यानी कि बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। जब वो जितना भी भाप बन रहा है, जैसे-जैसे वो ठंडा होगा, इस बर्तन में एसीटोन आपका इकट्ठा हो जाता है। मैंने उस दिन भी यही बताया था, और होता भी एक्चुअल में यही है। तो एक्चुअली, और वो बच्चे ने पूछा मैम पानी कहाँ चला जाता है, तो पानी जो है ना एज इट इज इसी बर्तन में पड़ा रह जाता है। ऐसा क्यों? कि दोनों दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब उबलने का जो टेम्परेचर है, दोनों में डिफरेंस था, अंतर होता है। तो ऐसा ये जो प्रोसेस है आसवन विधि, हम तब भी उपयोग करते हैं जब दो चीज़ों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें अंतर होता है, यानी कि उबलने के तापमान में। यहाँ पे हम एक बार समझा दिए थे उस दिन भी। आज अगर फिर से कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर, हाँ, आइए हम ये हो चुका। लिखा भी था मैंने कि पानी जो है अपेक्षाकृत कम तापमान पर एसीटोन जो है ना, एसीटोन कम तापमान पे पानी की अपेक्षा वाष्पीकृत होने लगता है, और यही टेम्परेचर एक्चुअली में वहाँ पे रीड किया जाता है। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक के द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में जमा कर लिया जाता है। तो एसीटोन हमारा प्योर हमें मिल गया, और बाकी जो शेष रेस्ट ऑफ द वाटर, वो आपके बर्तन में एज इट इज पड़ा रह गया। नो डाउट कि वो भी बॉयल होने लगता है, बट उसका टेम्परेचर एज इट इज उतना नहीं इंक्रीज होता, उतना नहीं बढ़ा होता है जितना कि एसीटोन। तो जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, कि आपका पानी जो है एज इट इज फ्लास्क में पड़ा रह गया। ये सब करा दिया था मैंने। शुद्ध द्रव घटक, मतलब जो ये जो प्रभाजी आसवन, आसवन में भी एक मतलब एक सिंपल प्रभा आसवन होता है, और एक होता है प्रभाजी आसवन। दो तरीके का आसवन होता है। इस चीज के बारे में, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में, यानी अलग करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, यानी एक दूसरे में इतने अच्छे तरीके से मिक्स हैं कि वो अलग नहीं हो पा रहे हैं, और जब गर्म करते हैं तो उबलने लगते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतराल होता है। अब पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग था, एसीटोन का अलग, तो ये डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जब दो चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे शराब है, समझो अल्कोहल है, और अल्कोहल के साथ थोड़ा बहुत पानी होता है, जब वो मिक्स है और उसको जब बॉयल करेंगे, तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, बॉइलिंग टेम्परेचर में। तो जिसका कम बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो जल्दी उबलेगा और भाप में बदलेगा, और पानी का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लेगा उबलने में और भाप बनने में।
हाँ, तो ये दे रहा है कि यहाँ जो है ना इनके कथनांकों में अंतर होता है, ये जो मेन पॉइंट था। अब क्या है, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके कथनांकों का तो अंतर, मतलब 2 या 2 से घुलनशील द्रव कहने का मतलब ऐसे द्रव जो आपस में घुल-मिल के अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्स अप हो जाए, और उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो आपको 25 केल्विन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 केल्विन से कम होना चाहिए। 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। अब आपसे बोले कि आप प्रभाजी आसवन कब करेंगे? जब दो मिश्रण के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो 25 केल्विन से क्या होगा? कम होगा। सॉरी, ये मैंने इंक्रीज का कर दिया। 25 केल्विन से कम होगा, डाउन होगा मतलब कम होगा, तो वहां पे आप प्रभाजी आसवन करेंगे। यहाँ ढंग से कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, प्रभाजी आसवन और आसवन में क्या अंतर है? तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को जब हम पृथक करते हैं, हवा में बहुत सारी गैसें मिश्रित हैं, आप सबको पता है। और या बोलो तो हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। उनको जब हमको अलग करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग ना करके उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण करेंगे। इसका उपयोग साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? प्रभाजी आसवन का, यानी कि इस वाले के लिए जब वायु के मिश्रण को अलग करेंगे तो प्रभाजी आसवन। लेकिन यहाँ देख लिखा है तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का जो पृथक्करण होता है वो भी प्रभाजी आसवन के द्वारा। अब कभी कई कई बार पूछेगा कि पेट्रोल से कैरोसिन कैसे निकलता है, डीजल कैसे निकलता है, तो ये सब प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये थोड़ा थोड़ा मतलब उससे ही समान होता है। एक चीज का डिफरेंस ये होता है ना कि वहाँ पे आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच ना एक प्रभाजी आसव स्तंभ लगा रहता है, प्रभाजी स्तंभ। इसी स्तंभ के कारण वो प्रभाजी आसवन कहलाता है और वो साधारण आसवन कहलाता है। फिर से इरेज कर देते हैं एक मिनट। यहाँ देख लो लिखा हुआ है आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग करने के कारण हम इसको प्रभाजी आसवन का नाम दे देते हैं। ठीक है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होता है, एज लाइक ट्यूब जैसा है, जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। वो जो स्तंभ होता है ना उसमें छोटे छोटे शीशे के गुटके भरे होते हैं। उसमें नली में क्या होता है कि शीशा का, ये मान लो नली है और इसमें क्या होता है ना, शीशा का गुटका भरा होता है छोटा छोटा। क्योंकि ये टेम्परेचर, मान लो कोई चीज़ बॉयल हो रहा है तो फिर उसको ठंडा होने के लिए एक सतह, सरफेस प्रदान करते हैं। इसलिए देखो लिखा भी होगा कि ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए एक सतह प्रदान करते हैं, एक जगह देते हैं। इसलिए वो जो प्रभाजी स्तंभ होता है वो प्रभाजी आसवन वाले मेथड में यूज होता है, जिसमें शीशे के छोटे छोटे गुटके इस तरीके से डाले गए होते हैं। अभी देखो दिखा होगा हम लोग को कहीं, ये जो है ना प्रभाजी स्तंभ है, यहाँ पे शीशे के छोटे छोटे गुटके डाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर आपका जाता है तो वो ठंडा होता है इसके थ्रू, और पिघल के फिर नीचे आ जाता है और शुद्ध द्रव आपको फिर से बर्तन में मिल जाता है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जाता है? वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है। तो वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बहुत बार हम लोग पढ़े हैं समांगी मिश्रण क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं है। हाँ, पूरी अच्छी तरफ से समांगी सही बताइए एकदम। ये मतलब ऐसे मिला-जुला है कि वी कांट डिफरेंशिएट कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन है। हमारे आस-पास हवा मौजूद है, हमारे रूम में आस-पास आप सबके हवा मौजूद है, बट अपनी आँखों से देख के भी आप नहीं बता पाएँगे कि ये ऑक्सीजन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल्स कौन है और नाइट्रोजन कौन है। इसका मतलब हवा ऐसे मिला-जुला है आपस में, उसके जो डिफरेंट कैटेगरी है ऐसा मिला जुला है कि
हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, बाँट नहीं सकते। तो वही समांगी मिश्रण है, आपस में अच्छे से मिल-जुल जाना। तथा इसके घटकों को प्रभावी आसवन मेथड के द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र में दिखाया गया इस विधि के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है। ये मतलब अच्छा मेथड है, पढ़ा था मैंने सोचा एक बार बता देती हूँ। लिखा भी होगा अच्छे से। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। ये वाली, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, एक्चुअली इसमें बहुत सारा स्टेज है, बस आपको स्टेज याद रखना है, समझना है, स्टेज याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस विधि में बहुत सारे चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। पहले जो हवा है, उस हवा को पूरा क्या किया जाता है कि एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जितना आपको हवा चाहिए। दाब बढ़ा दिया जाता है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, एकदम प्रेशराइज कर दिया जाता है, मतलब जोर लगा दिया जाता है। और तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है और टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है, और इस तरीके से हवा को ठंडा किया जाता है। और हवा क्या हो जाता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते, खास के गैस को, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मैंने बताया भी था व्हाई इट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि इतना प्रेशर लगा के हम उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये लिक्विड वायु में फिर बदल जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट करते हैं और तापमान को डाउन करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, और वो जो प्रभाजी आसवन था वहाँ पे क्या किया जाता है, धीरे धीरे हवा को गर्म किया जाता है, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का क्या मतलब होता है, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता होगा आई थिंक। और यहाँ पे ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैसें लिखी हैं। यहाँ पे माइनस में लिखा है, तो आप सबको पता होना चाहिए। माइनस में जो नंबर आपको सबसे नजदीक, अब मतलब छोटा दिखेगा, जो नंबर छोटा होगा और निगेटिव होगा वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। पता है या नहीं, माइनस में जो नंबर होता है और जो माइनस छोटा में होता है। हाँ बोलो। माइनस में जो अंक सबसे बड़ा होता है वो छोटा मतलब हाँ छोटा होता है, हाँ उनको हाँ माना जाता है। हाँ और जो हाँ छोटा होता है उनको बड़ा। हाँ। तो एक बात देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान देना कि सबसे बड़ा तुमको कौन लग रहा है, सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका लग रहा है आपको, सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट। सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है माइनस 100 ये क्या है मैम, 83। 183। और सबसे छोटा क्या है, 83 सबसे छोटा क्या है सपना, माइनस 196 है जो 196। सबसे तो बड़ा है। जैसे बात को समझना आप, जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, तापमान कम करोगे और उसको फिर लिक्विडफाइड करोगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज करोगे, और जैसे जैसे वो फिर अपना पृथक्करण शुरू करेगा, अलग अलग होना विभिन्न ऊंचाई पे, जैसे आप उसको टेम्परेचर जितना कम करते गए, तो सबसे कम टेम्परेचर पे, आपकी आवाज नहीं, तो एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है 196 दिख रहा है। मतलब सबसे पहले, मतलब कहाँ पे हम पहुंचेंगे, सबसे कम पे पहुंचेंगे, फिर उससे कम पे पहुंचेंगे, फिर उससे कम पे, ऐसे जैसे जैसे ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला बाद में बनेगा, पहले जो गैस कौन सी बनेगी, कम वाली बनेगी। तो देख लेना इस तरीके से करने पे क्या होता है, आगे देखो समझाते समझोगे आप। वायु इस तरीके से क्या होता है ना, यहाँ पे एक एक द्वार टाइप का बना है, जहाँ से पहले यहाँ से एक रास्ता दिख रहा होगा, सब ध्यान से देखना। यहाँ से आपकी हवा अंदर पास करा दी जाती है, जितनी हवा आपको चाहिए। यहाँ पे छन्नक लगा रहता है, जिसको छन्ना पत्र या छानने वाली चीज बोल सकते हो, वो वायु को फिल्टर कर लेता है, हवा को छान लेता है। एज लाइक जैसे कि हवा में बहुत सारा धूल कण होता है, पार्टिकल्स होता है, उसको छान देता है। और आपकी वायु फिर यहाँ से इनर्ट होके अंदर जाके इसमें आ जाती है, इस वाले पार्ट में। यहाँ पे बहुत प्रेशर दिया जाता है, देख रहे हो ना, दोनों साइड से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। फिर क्या होगा, ये जो आपकी हवा है, यहाँ से वायु में दबाव के कारण गर्म हवा, यहाँ दिख रहा है ना, वायु में गर्म हवा, फिर इधर से क्या होगा, इस वाले पार्ट में आपकी जो फिर मतलब यहाँ से हवा आएगी, इस वाले पार्ट में आके क्या होता है,
फिर इस वाले में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एकदम ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद जो शीतल स्पीडित वायु है, आपको इधर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से निकल जाती है। फिर जमा हुआ जो शीतल जल का निकास है, जैसे जैसे आप ठंडा करोगे, जैसे जैसे ठंडा करोगे, तो आपका जो हवा है, वो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, जमी हुई बर्फ को। तो जब बर्फ बहुत ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसको यहाँ से शीतल जल जो है उसका निवेश हो जाता है, वो यहाँ से अंदर एक तरीके से पास करा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो है, शीतल जमा हुआ जो शीतल जल निवेश है, यहाँ से चला जाता है। फिर इसमें जो पास कराया जाता है ठंडी आइस के जैसा हवा, वो यहाँ से पास करता है, फिर यहाँ से जल को निकाल दिया जाता है। शीतल स्पीडित वायु फिर इधर आ जाती है। इस प्रक्रिया को करने के उपरांत क्या होता है कि यहाँ पे आपको सूक्ष्म बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि वो जम जाएगा, बहुत कम टेम्परेचर में वो बर्फ बन जाता है। तो आपको सूक्ष्म बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्राप्त होगा। उसके बाद पृथक करने वाला जो चेम्बर है, वहाँ से देखो फिर से जो आपकी हवा है पास आउट होके यहाँ पे चली आई, और लिक्विड फॉर्म में ये हवा चला आएगा। विस्तारक जेट लगा रहता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, आपका आर्गन निर्गत होगा और नाइट्रोजन। प्रभाजी कॉलम लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पहले कौन मिलेगा? नाइट्रोजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्या है, फिर आगे जा कर के आपको ऑक्सीजन मिलेगा। इस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है कि 183 -183 कहने का मतलब, जब टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है तब हम 183 के पास जाते हैं, यानी कि पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। पहले कम पे सबसे पहले तो आपको एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया सूक्ष्म बर्फ के रूप में, फिर आपको नाइट्रोजन मिला, फिर आपको आर्गन ही था ना, आर्गन मिल गया। फिर जब आप ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिए तो द्रवीय ऑक्सीजन मिला, जो ऑक्सीजन था वो लिक्विड फॉर्म में था। इतना समझने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग क्या रखना है, जब हम ये प्रोसेस करते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सूक्ष्म बर्फ के रूप में, सूक्ष्म बर्फ के रूप में, सूक्ष्म बर्फ के रूप में आपको CO2 मिल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने हवा से निकाल लिया। फिर आपको मिलेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद मिल जाएगा आर्गन, आर्गन, आर्गन के बाद क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। मतलब सबसे लास्ट में, क्योंकि जैसे जैसे सबका प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का बढ़ता है, तो आपको मिल जाता है। क्योंकि आपने यहाँ पे परसेंटेज इसलिए लिख दिया है क्योंकि 100% हवा डाले हो, तो हवा में जिस हिसाब से सबका परसेंटेज मौजूद होता है, 78% नाइट्रोजन, 0.9% आर्गन, 21 या यू कैन से दैट कि 20.9% आपको ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 21%। आपको ये याद रखना है, जो मेन चीज़ समझाया है कि सबसे पहले जिसका टेम्परेचर कम है वहाँ पे पहले आपको क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। और विभिन्न ऊंचाइयों पर ये प्रक्रिया, सॉरी, उसके बाद इस तरीके से क्या होता है ना, ये कौन सा मेथड है? प्रभाजी आसवन विधि है। इसी विधि के द्वारा आपका पेट्रोलियम भी अलग होता है, विभिन्न विभिन्न तापमान पे, विभिन्न बॉइलिंग पॉइंट पे, और जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो आपका पेट्रोलियम, जो आपका रियल से जो अवसादी चट्टान से निकल रहा है, वो इसी मेथड के द्वारा प्रेशर और ये जो ताप दाब कम करते हैं हम लोग, उसके अलावा हर एक सेक्शन पे कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिलता है। आपको मिल गया पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जेली, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, और फिर गैस भी मिलता है। तो ये सभी चीज़ें मतलब प्रभाजी आसवन के द्वारा ही मिलती हैं। और वायु के घटकों का जो पृथक्करण है, वायु के घटक मतलब समझ गए हो आप लोग, इसी मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। यदि हम यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो आप लोग देख लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का कितना है, ज़्यादा है। ऑल सब जो कंपेयर करेंगे दूसरी अदर गैसों से, तो आपने देखा ना कि 186 आई थी, 183, सॉरी, 183 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे आने के लिए अगर हम हवा के
अ, हवा से डायरेक्ट आपको बोले कि ऑक्सीजन हमको दे दो, वी कांट डू दैट, कि हम इसको ऐसा कर पाएंगे नहीं, क्योंकि जब भी आपको हवा को अलग करना पड़ेगा और ऑक्सीजन चाहिए, देन यू हैव टू उसको अलग करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन, तभी आपको लास्ट में जाके ऑक्सीजन मिलेगा। डायरेक्ट अगर चाहोगे कि हमें मिल जाए ऑक्सीजन, तो ये नहीं संभव है। समझ रहे हो बात को? बात को जी समझे? मैम। हाँ। तो ये बताने का मतलब था कि आपको अगर कोई भी बोले कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए हवा से, तो सबसे पहले आपको सभी गैसों को अलग करना पड़ेगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, ये भी याद रखना, वो लिक्विड फॉर्म में था। वो जो कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था। तो लिक्विड वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दाब को बढ़ाया जाता है। देखिए वो कितना स्पीडित किया गया, मतलब स्पीडित यू कैन से, देखिए वो प्रेशराइज कर दिया गया है, दबा दिया गया है। फिर ताप को घटा दिया जाता है, टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है, और उसे ठंडा कर स्पीडित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, फिर उसको पहुंचाया जाता है, फिर धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें बहुत ज़्यादा, जो सबका डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, अलग अलग ऊंचाई पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, खुद से ही वो अलग हो जाती है, जैसा कि दिखाया गया है। उदाहरण के निम्नलिखित के उत्तर दे, ये सब तो आपको वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांकों के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका था? ऑक्सीजन का। सबसे कम किसका था? सबसे कम था कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कौन सी गैस आई थी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आया था आर्गन। आर्गन के बाद आया था क्या? ऑक्सीजन। सही है ना? ऑक्सीजन। यही था ना? जी। पहले हमारा टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे दिया नहीं था, लेकिन फिर भी आई थिंक 196 माइनस 196 पहले आएगा, फिर 186 था जहाँ तक मुझे याद है, हाँ फिर 183 था, इसके बाद है 186 माइनस 186, उसके बाद माइनस 183 आया है। तो ये आपको टेम्परेचर यहाँ पे सबका याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे, ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये उससे भी बड़ा। तो ये आपको अरेंज करना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद एक प्रोसेस बताया गया कैसे पानी को अलग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एज लाइक को थोड़ा थोड़ा लगेगा कि सेम मेथड है। यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन है तो। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है? जब हवा को हम ठंडा करते हैं तो कौन सा गैस पहले लिक्विड के रूप में परिवर्तित होता है? यहाँ पे देखो, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ। यहाँ पे द्रव्य वायु के, CO2 गैस में। हाँ यहाँ पे पहले ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको प्राप्त हो जाएगा, हाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्गन। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा था बस, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा है। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में देखना है। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग, जैसे शुद्ध कॉपर सल्फेट जब बाजार से लाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत अशुद्धि रहता है। कोई भी चीज़ खुला हुआ जब मार्केट से मिलता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत अशुद्धि रहता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ चूंकि हमें कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ना है, तो एक चीनी मिट्टी की प्याली में क्या किया जाता है, ऐसे तो अलग अलग लोग एक दो स्टेप छोड़ भी देते हैं। लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, जैसे जितना मार्केट से लाए वो आप ले लिए और चीनी मिट्टी के प्याले में रख लिए। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल लें। थोड़ा सा पानी लेना है और अच्छे से घोल देना है, ठीक है। और फिर उस जैसे घोला आपने जो पूरा घोल दिए हो उसको छान दो। छाना, और छान के मान लो कि ये एक ग्लास था और ये दूसरा ग्लास था, दूसरे ग्लास में आपने छाना। अब क्या करना है, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सर्किट के घोल से वाष्पीकृत करें। अब आपको सेचुरेटेड विलयन चाहिए, तो थोड़ा सा क्या करना है, कॉपर सल्फेट वाला जो पूरा जल का सॉल्यूशन है उसको वाष्पीकृत करना है थोड़ा सा। फिर अब वाष्पीकृत जैसे हो जाएगा, मतलब अगर आप उसको ढक के भी छोड़ देंगे तो उसमें का जो पानी है अपने आप उड़ता भी रहता है। विलयन को छन्नक पत्र से ढक दें और फिर से आपको दूसरे पेपर से ढक देना है, तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर के लिए ठंडा होने दें और शांत छोड़ दें।
आप कॉपर सल्फेट के जैसे आप छोड़ दोगे और मतलब थोड़ा सा गर्म हो गया और फिर आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए ढक के, तो क्या होगा कि छोटा छोटा जो क्रिस्टल है वो आपके बर्तन में आपको मिल जाएगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। ठंडा करने के बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों की चीनी मिट्टी की प्याली में आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटा छोटा दाना आपको क्रिस्टल का प्राप्त होगा। तो इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर शुद्ध चाहिए था कॉपर सल्फेट और अशुद्ध था, क्योंकि मार्केट से लाए हो तो जाहिर सी बात है कि वो खदान से कहीं निकला है, तो प्रोसेस होके कहीं से भी अगर वो मार्केट में तुरंत सप्लाई हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो अशुद्धि होगा ही होगा। इतनी थोड़ी बहुत अशुद्धि तो आपको चीनी में भी मिल जाएगी, नमक में भी मिल जाएगी। और जैसे चीनी वाला भी सेम कर सकते हो। जैसे चीनी को आप घोलोगे तो कई बार आप देखना, जब चीनी को पूरा घोल लोगे और दूसरे बर्तन में ट्रांस करोगे, तो क्या होगा ना, उसके छन्ना पत्र में भी चीनी में मौजूद जो कुछ गंदगियां हैं वो आपको दिख जाएंगी, वो छन्ने पे मौजूद रहेंगी। तो और फिर से अगर आप उसको थोड़ा बॉयल करो हल्का और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, तो प्योर चीनी होगा ना, वो फिर आपका नीचे लेयर के रूप में जम जाएगा बर्तन में। किसी भी बर्तन में आप कर सकते हो, तो वो होगा चीनी का शुद्ध क्रिस्टल। ठीक है। इस तरीके से आप नमक का भी कर सकते हैं। नमक का भी इसी तरीके से क्रिस्टलीकरण किया जाता है और तब पूरा प्यूरिफाई एकदम शुद्ध नमक आपको मार्केट में मिलता है। क्योंकि जब नमक बनता है, जहाँ पे आपको पता है कि सी में कितने सारे एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स के साथ साथ एज वेल एज प्लांट, सी प्लांट्स भी होते हैं, वो सारे डेड जो बॉडी होती है सी एनिमल्स और प्लांट की, उसमें मौजूद होती है नमक में। तो जब क्रिस्टलीकरण नमक का भी किया जाता है तो सेम प्रोसेस यूज किया जाता है और बाद में जो क्रिस्टल मिलता है वो शुद्ध नमक का क्रिस्टल मिलता है। और इस प्रक्रिया को, जो क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें ही फिर से एक बार घोल दो, फिर उसको फिर छान दो, छानने के बाद उसको थोड़ा सा बॉयल कर दो, फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दो, अपने आप क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि कैसे होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस देखा गया है। क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है, तो आप लोग सोचते हैं ये तो प्योर पानी मिल रहा है, एकदम अच्छी पानी आ रही है। एक्चुअली में वायु का जो पानी का जो है ना, दिन रात एक प्रोसेस चलता रहता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो क्या होता है, जितना दिन रात हम पानी यूज कर रहे हैं, क्या लग रहा है, बहा रहे हो, नाले में यूज कर रहे हो, बाहर बहा दे रहे हो, बाथरूम से यूज करते जा रहे हो, तो क्या इतना पानी हमारी कुदरत भी हमको प्रोवाइड करेगी? नहीं। अगर इतना पानी हम यूज करते जाए तो गर्मी जब आता है तो देखते हो पानी की भी स्कार्सिटी हो जाती है। तो कई जगह क्या किया जाता है ना, पानी को भी प्यूरिफाई करके खास के बड़े बड़े शहरों में, मतलब मुंबई, दिल्ली महानगर वगैरह में, इस तरह के सब पानी जो है ना, यमुना का खास के पानी प्यूरिफाई करके वहाँ के आसपास के घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। और एक्चुअली आजकल हर जगह पटना वगैरह में भी ये प्रोसेस होता है। तो क्या किया जाता है, जैसे पानी कहीं से आया, गंदा पानी मान लो, कहीं नाले वगैरह का जहीं से भी आए, मतलब सपोज कर लो, और उस पानी को क्या किया जाता है, जल भंडार है ना ये पानी का, यहाँ पे जल जमा है, जल भंडार का मतलब यहाँ जल जमा है। ये आपका एक टैंक है। क्या करता है ये टैंक, कि ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए जगह देता है। जब कोई चीज़ बहुत घुला रहता है तो देखोगे जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो हेवी वेट वाले होते हैं, जैसे कि कंकड़, पत्थर, ईंट, वो पानी में नीचे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हेवी होता है ना, भारी होता है, वो नीचे में बैठ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, नीचे में बैठ जाएगा। तो ये जो तलहट वाला टैंक है वो स्पेस प्रोवाइड करता है नीचे में, भैया आपका जो गंदा है बैठा दो नीचे। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये आगे पास होता है सेकेंड स्टेप में। और ये जो है ना, ये क्या करता है, बहुत सारी ऐसी अशुद्धियां भी होती हैं पानी में, जो मौजूद तो रहती हैं लेकिन आपको दिखेंगी नहीं, मतलब लटकी लटकी सी रहेंगी, मतलब ऐसा लगेगा गंदगी है लेकिन आपको पूरा विजुअल नहीं होगा, और कई बार दिखेगा तो एकदम झूमता रहेगा, वो नीचे बैठेगा भी नहीं, पानी में ही ऐसे मूवमेंट करता रहेगा। तो वो जो निलंबित अशुद्धियां है, उसके लिए जो तलहट ये मौजूद है, और ये भार टैंक का काम करता है इसके लिए, मतलब इसमें पूरा पानी एक तरीके से निलंबित अशुद्धियों के साथ ही होता है। यहाँ से पास होता हुआ पानी क्या होता है, यहाँ से छन के आया इसमें और यहाँ से ये इसमें आ जाता है। ये जो है ना, एक तरीके का नेचुरल छन्ना बनाया जाता है। नेचुरल छन्ने में क्या होता है, हाउ वी कैन
क्रिएट इट, हम कैसे बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं जब साइंस का प्रोजेक्ट आता है तो। नीचे में क्या होता है ना, नीचे में हैवी हैवी छोटा, मतलब काफ़ी अच्छे साइज़ का कंकर पत्थर यूज़ किया गया है, इसमें आप देख रहे होंगे। ये ब्लैक ब्लैक दिखाया गया है, 1 मिनट। नीचे में देखना थोड़ा सा बड़ा होगा इसका साइज, काला काला जो कंकड़ दिख रहा है एक्चुअली में, तो वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है। नीचे में अगर बर्तन में रखेंगे थोड़ा बड़ा साइज, और उससे छोटा कंकड़ उसके ऊपर फिर बिछाएंगे, फिर उससे भी छोटा कंकड़ या ईंट वगैरह उसके ऊपर बिछाएंगे, और सबसे ऊपर फिर बिछाएंगे हम सैंड को, यानी कि बालू को बिछा देंगे। तो एक अच्छा सा छन्ना हमारा नेचुरल छन्ना तैयार हो गया। तो फिर इसमें जब यहाँ से पास होता हुआ पूरा पानी जाता है इसमें, तो जल जो है आपका, जो पूरा जो गंदगी है, जो छोटी छोटी ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में अभी भी घुली हुई हैं बट हमें दिख नहीं रही हैं, तो वो क्या होगा, इनके बीच में फंस जाता है, नीचे से ऊपर तक जो भी छनना है उसमें फंस जाता है और छन जाता है। फिर यहाँ से छनते हुए पानी आगे बढ़ता है। लिखा भी है यहाँ, बारीक जो बालू है ऊपर में है, कंकर नीचे है, और मोटे कंकर सबसे नीचे है। यहाँ से पास आउट होता हुआ जो पानी है आपका, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इसमें चला जाता है, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीकरण किया जाता है। क्लोरीकरण मतलब यहाँ पे जो पानी आ गया, अब पूरा हमारा शुद्ध पानी है। बट आप कैसे बोलेंगे कि ये पूरा शुद्ध है, इसमें भी थोड़ी बहुत जो अशुद्धियाँ मौजूद है या बैक्टीरिया मौजूद है, तो उसको हम एक तरीके से पूरा मारने के लिए या पूरा साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस डाल देते हैं या क्लोरीन की गोली भी डाल देते हैं। तो वही क्लोरीन डाल के जो वाटर को शुद्ध करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड क्लोरीकरण, क्लोराइजेशन आई थिंक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में देख लेना। तो इसको, इसी को बोलते हैं क्लोरीकरण, यही लिखा है, फिर छुएंगे ये भाग जाएगा। हाँ, बैक्टीरिया मारने के लिए आपका पानी जो है इस टैंक में, उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है। फिर से जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो घर हैं, वहाँ की पाइपलाइन के थ्रू इस टैंक से ये जो पानी है वो ज्वाइन जुड़ा रहता है, और फिर घरों में इस पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। मतलब पानी का भी रीयूज आप कर लिए, है ना, रिसाइकिल किए एक तरीके से, कैसे पानी को, गंदे पानी को भी आप शुद्ध करके अपने घरों में पहुंचा दे रहे हैं। ये प्रक्रिया भी यहाँ पे किया गया है। यहाँ से देखते हैं, ये तो हो चुका है। यहाँ से देखते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जो शुद्ध आप क्रिस्टल लिए हो, कॉपर सल्फेट, आई थिंक कॉपर सल्फेट ही था, हाँ कॉपर सल्फेट, क्योंकि वो आपको आता है सॉलिड फॉर्म में आता है, उसको शुद्ध करने के लिए आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया। अगर चीनी की बात भी आएगी तो आप ऐसा ही करेंगे। उदाहरण के लिए, समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं, पहले भी बताया, उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, होती हैं। एक्चुअली में जब पहला जो स्टेज आता है, जब हम नाला बनाते हैं इतना बड़ा वाला और पूरा समुद्र का पानी वहाँ डालते हैं, तो उसमें बेटा सूखने के बाद भी पानी तो वेपराइज होके उड़ जाता है, बट जो डेड बॉडी थी, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सी एनिमल्स थे, उस सैंड, उस जो पूरे नमक में वो मौजूद थे। तो अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का विधि का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन वह विधि है, याद रखना होगा, जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी कि जो विलयन है, वो पहले तो आपको घोल के अच्छा एक विलयन बना लेना है, फिर उसको ठंडा करना है, फिर गर्म करना है, फिर ठंडा करना है। उसके बाद जो बचता है आपका, वो शुद्ध क्रिस्टल बनता है। तो ये शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने का एक तरीका है, जो एक तरीके से सॉलिड के लिए ही, मतलब ये प्रक्रिया होती है सॉलिड चीज़ों के लिए ही। क्रिस्टलाइजेशन विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। क्यों? अब यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन क्यों अच्छा है वाष्पीकरण मेथड से। कई बार हम वाष्पीकरण प्रोसेस करके भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं। जब आप पानी को वाष्पीकृत करते हैं तो पानी वेपराइज होता है, और फिर आप दूसरा बर्तन लगा लो यहाँ पे, जहाँ पे पानी संघनित होके फिर से ठंडा हो और दूसरे जार में इकट्ठा हो जाए, तो उस वैसे भी शुद्ध हो सकता है। बट वाई इट इज़ बेटर, वाई इट इज़ बेटर, क्यों, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ठोस
विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पे झुलस जाते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा छोटा-छोटा सॉलिड होता है कि वो टूट जाता है ना? तो इसलिए ये जो मेथड है क्रिस्टलाइज़ेशन वो ज़्यादा सही है। या चीनी गर्म करने पे क्या होता है, झुलस जाएगा, बॉयल होगा, जलने लगेगा। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। एक मिनट। तो छानने के बाद भी क्या होता है ना, जब आप बहुत सारी चीज़ें छान लेते हो, फिर भी आप नहीं बोल सकते कि वो शुद्ध है, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं ना, वापस से छन्ना पत्र के थ्रू भी आपके बर्तन में वापस मौजूद हो जाता है। वाष्पीकरण होने पर भी ये अशुद्धियाँ ठोस को शुद्ध होने पर भी ये अशुद्धियाँ ठोस को शुद्ध कर सकती हैं। मतलब कुछ-कुछ करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कर ही देगा। लेकिन क्रिस्टलाइज़ेशन में प्योर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि फिर गर्म करके हम फिर ठंडा कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत जो पूरा गंदगी रहता है, पूरा छन जाता है और जो सॉलिड है, वो चिपक-चिपक के अपना एक साइड में एक आकृति फ़ॉर्म कर लेता है क्रिस्टल के रूप में। हाँ, सपना बोलो ना? हाँ जी मैम, हाँ, समझ गई। गर्म और सॉलिड वाला हम तुम्हारा बात नहीं समझे। गर्म और ठंडा क्या बोल रहे हो? फिर से बताना कि क्या बोलना चाहती हो। ठीक है? यहाँ देखो, अब इस मेथड का प्रयोग कहाँ-कहाँ होगा? समुद्री जल द्वारा नमक प्राप्त करने में, नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलाइज़ेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि वो रवा हो जाता है ना, आपका नमक रवे के रूप में होता है। ऑलमोस्ट इट इज़ सॉलिड इन ए स्टेट। अगर सॉलिड ही तो है नमक, अगर है तो क्या है, नमक सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। चीनी क्या है, सॉलिड में ही मिलेगा, बट चीनी के साथ ज़्यादा नहीं कर पाएँगे इस प्रोसेस को। व्हाई? क्योंकि चीनी को ज़्यादा गर्म जैसे करते हैं, तो वो झुलसने लगता है, जलने लगता है। इवन अगर पैन में चीनी डाल दो, पानी डाल दो, आफ्टर सम टाइम क्या होगा ना, बॉयल होगा और चीनी जलने लगेगा। जैसे-जैसे पानी जो वेपराइज़ होके खत्म होगा, चीनी आपकी जलने लगेगी। मतलब उसके लिए भी मोस्ट एलिजिबल नहीं है चीनी के लिए भी। अशुद्ध फिटकिरी से शुद्ध फिटकिरी को प्राप्त करने में, यानी मार्केट से आप कोई भी चीज़ खदान से निकला, तो खदान से निकला हुआ कोयला भी बेटा शुद्ध नहीं होता है, उसको भी शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार, इसलिए तो बोलते हैं कितने टाइप का कोयला होता है, पता है? 2-3 प्रकार का होता है। हाँ, कौन-कौन? एंथ्रासाइट, हाँ, ग्रेफ बोलिए। एक बिटूमस होता है मैम, हाँ, ठीक है। कोयला। हाँ, और एक कौन होता है मैम, याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता है, हम बता देते हैं। मैंने यहाँ एवीपी लिखा ना, आगे मुझे नहीं याद है, अगर याद हो विनीत-उनीत तो आप बताइएगा, विनीत, अनन्या। हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ। एक और आ गया लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एक लिग्नाइट है मैम। और पीट बोलते हैं, पीट, है ना? तो देखो याद कैसे रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि कौन सा उत्तम क्वालिटी का कोयला है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत अधिक है। कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा है, इसका मतलब वो अच्छा क्वालिटी का कोयला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्बन का परसेंटेज होता है, ये आपको एंथ्रेसाइड में मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 80% मतलब इसमें मौजूद होता है कार्बन। तो ये अच्छे टाइप का कोयला होता है एंथ्रेसाइड। और ये जो पीट होता है, ये उतना उत्तम क्वालिटी का कोयला नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है। क्योंकि इसमें अशुद्धि ज़्यादा है, उसमें अशुद्धि कम है। ठीक है? दैट इज़ द रीज़न कि वो ज़्यादा शुद्ध है एक तरीके से, और ये कम शुद्ध है। समझ रहे हो? अगर किसी चीज़ में कार्बन ज़्यादा है, इसमें कार्बन ज़्यादा है, इसका मतलब कि अदर चीज़ें इसमें कम है, अदर अशुद्धियाँ कम है ना? इसमें अगर मान लो कि 50 से 52% मान लो कि कार्बन है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द 40 और जो भी परसेंटेज आ रहा है, वो आपको अदर अशुद्धियाँ मिल रही हैं। तो ये अच्छा कोयला नहीं होगा, ये अच्छा कोयला होगा। तो जहाँ पे अशुद्धि ज़्यादा होगा, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उत्तम क्वालिटी नहीं है। समझ गए? तो कोयले की 4 क्वालिटी इस तरीके से याद हो गई। बट अगर पूछे अच्छा कौन है और बुरा कौन है, मैंने तो ऐसे याद किया था कि पीटने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर तुम्हारा बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है और शरारती है और पढ़ाई नहीं करता है, उसको हम क्या करते हैं? पीटते हैं, मतलब अच्छा नहीं है। तो पीटना मतलब पीठ से याद रख लो, पीटते किसको है? अच्छे वाले को नहीं पीटेंगे ना।
अच्छे वाले को तो प्यार दुलार ज़्यादा करते हैं और पीटते उसी को जो पढ़ाई नहीं करता है। मैंने ऐसे करके ही याद किया था, पीठ को पीटेंगे इसका मतलब ये अच्छा नहीं है। और बाकी ए सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए, बी, एल और पी सबसे पहले आता है, तो इसको मैंने बहुत अच्छा ग्रेड दे दिया। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी प्रकृति के आधार पे कहने का मतलब जो भी अभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी इस चैप्टर में, उनके नेचर पे, जैसे लिक्विड को लिक्विड में दूध और पानी घुला है, दूध और चीनी घुला है ना? अलग-अलग चीज़ें जैसे कि कपूर के साथ आपका नमक घुला है, तो आप मिला हुआ है, इट मीन्स घुला है, इट मीन्स कि मिला है। आप कैसे अलग करेंगे? तो पहले तो आपको देखना है कि जो चीज़ें मिली हैं, उनका नेचर कैसा है। अगर 25 केल्विन से कम का टेम्परेचर है, तब हम प्रभाजी आसवन यूज़ कर लेंगे। अलग-अलग मेथड के लिए हम अलग विधियाँ, वायु को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन, फिर पेट्रोलियम वगैरह को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन, इन विधियों का यूज़ करेंगे। न शुद्ध नमक के लिए, शुद्ध फिटकरी के लिए आपको क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना है। तकनीकियों में विकास के जैसे-जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, इम्प्रूव हुआ है, विकास के साथ-साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हुआ है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और ज़्यादा साइंस इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारा जो मार्केट में जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी इन्वेंट हो रहा है, बन रहा है। नए-नए वैज्ञानिक लोग इन मेथड को इजाद कर रहे हैं। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। खास के बड़े-बड़े जो शहर हैं, वहाँ से जो वाटर हाउस होता है, जैसे जल घर जिसको बोलते हैं, वहाँ से ही पीने के पानी को मतलब घरों में सप्लाई किया जाता है। जैसे 6 बजे सुबह में आया, फिर 4 बजे शाम को आया, तो वो लोग देखोगे लंबी-लंबी क्यू के पीछे खड़े होते हैं पानी पीने वाली पानी को भरने के लिए। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर, ये तो कुछ खास नहीं था। देखते हैं 2.13 कौन सा है। ये हमारे घर में कैसे जल आता है, हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं था। इस प्रक्रिया के थ्रू शुद्ध जल जो है हमारे घरों में डिफरेंट डिफरेंट नलों के थ्रू होता हुआ सबके घरों में पास होता है। ये बात यहाँ पे समझाई गई है। ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा एसडब्ल्यू में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये थोड़ा सा हल्का है। भौतिक परिवर्तन मैंने बहुत बार समझाया है। भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि किसी चीज के बनावट में मतलब चेंजिंग आ गया, जैसे मतलब उसका रूप कैसा था। देखते हैं, एक में समझा देते हैं। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। जैसे किसी चीज का रंग चेंज हो गया, ठीक है, किसी की कठोरता बदल गई, कोई चीज कठोर था तो नर्म हो गया, मुलायम हो गया। दृढ़ता, बहने की कैपेसिटी, डेंसिटी, द्रवनांक, कथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। यानी सबका जो एक तरीके से रंग, कठोरता, बनावट, ये सब जो है ना, रंग रूप बनावट है ना, उसकी कठोरता, ये सब क्या है, एक भौतिक गुण है जिसको आप देख के बता सकते हैं। कोई चीज मैम है तो आप उसको छू के बता सकते हो, कि अगर मैं स्पंज दूँ और स्पंज को छू के बता दोगे कि ये सॉफ्ट है। फिर मैं लकड़ी दूँ तो आप छू के बता दोगे कि ये हार्ड है। उसकी बनावट के बेसिस पे आप उसको देख के जज करते हो। तो ये है भौतिक भौतिक गुण उसके। और जब भौतिक गुण में परिवर्तन होता है तो इट इज़ कॉल्ड भौतिक परिवर्तन। और जब रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हाँ, पहले बोलिए, आप ही बोलिए। भौतिक गुण इस सबको कहते हैं। हाँ, बोलो। सब सर हम बता सकते हैं कि मतलब गुण को तो आंखों से देखा जा सकता है, मतलब देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये भौतिक गुण है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात चेंजिंग है। तो होता है लेकिन फिर उसको अपनी भौतिक अवस्था में आ जाता है मैम। हाँ, मतलब कर अगर सकते हैं चेंज भी इसको। हुआ तो आप उसको बहुत वापस से उसकी अवस्था में आप ले आए। बहुत अच्छा कल मैंने बताया था किसी को, जैसे जो मोमबत्ती का जलना है, बट एक एक्सेप्शन है, याद रखना। जब मोमबत्ती बेटा जलता है, जैसे ये आपकी मोमबत्ती है और ये जल रही है, ठीक है, कई बार ये जलती है, तो यहाँ से देखोगे ना लिक्विड सब्सटेंस भी पिघलता रहता है और यहाँ पे आके जम जाता है और फिर से वापस से ये मोम में बदल जाता है और कुछ चीज़ें जो है ना वाष्पीत होके बाहर चली जाती हैं। तो मोमबत्ती एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, साथ साथ फिजिकल रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि फिजिकल दोनों।
दोनों हो रहा है, क्योंकि केमिकल इसलिए कि इसका जो बहुत सारा पार्ट है वो वाष्पीकृत होके गायब हो गया, नेचर में खत्म हो गया। जो जलाया हमने, तो ये जो कैंडल है जल की, उसका बहुत सारा पार्ट गायब हो गया जो रसायन था। लेकिन इसका जो लिक्विड पिघला हुआ पार्ट है, फिर से ठंडा होके हमको मोम के रूप में वापस मिल गया। तो फिजिकल रिएक्शन एक तरीके का वैसा परिवर्तन है जिसको फिर से पुनः उसके मूल रूप में, उसकी मूल अवस्था में, पहले वाले रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जैसे पानी को हमने बर्फ के रूप में जमाया, तो पानी ठीक है बर्फ के रूप में तो जम गया, तो पानी पहले लिक्विड स्टेट में था, लेकिन फिर जैसे जमा तो वो सॉलिड बन गया। फिर जैसे आप उस बर्फ को बर्तन में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर क्या वापस से आपको पानी लिक्विड फॉर्म में मिला? मिला। जी तो मैम। ये कैसा रिएक्शन था? भौतिक रिएक्शन, भौतिक अभिक्रिया जिसे क्या बोलते हैं इसको, भौतिक, भौतिक फिजिकल। रिएक्शन, भौतिक परिवर्तन। हाँ, क्या बोल हाँ, रहे थे? फलक कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे शायद। हाँ, तो वो मैम ये वापस। क्वेश्चन बहुत बार आता है मैम, इसमें कंफ्यूजन होता है। जो नहीं तो। मोमबत्ती का जलना, हाँ, हाँ। तो कहीं मतलब रासायनिक परिवर्तन, कहीं भौतिक परिवर्तन, तो मैम ये कैसे पहचानेंगे कि। एक्चुअली एक्चुअली में जो मोमबत्ती जो जल के पूरा जो पार्ट ऊपर में जलता रहता है ना, और वो जो हाँ, 2 पार्ट होता है, एक तो जलता है, तो जलने के दौरान क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हैं जो वाष्पीकृत होके जो हमको रोशनी देती है, वो उड़ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ होता है, कहीं देखा था मैंने, देखूँगी तो फिर वापस से तुमको बताऊँगी। और फिर एक चीज़ है, लिक्विड होके नीचे में आता है और वो फिर से ठंडा होके फिर सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड बन गया जो पार्ट है, तो फिर से जो जम गया वो तो हमको वापस मिल गया। लेकिन जो जल गया वो क्या, वो कैसा था? जला हुआ पार्ट केमिकल रिएक्शन, और जो वापस मिल गया मोम, वो फिजिकल रिएक्शन था। ठीक है। मैम जैसे कि मोमबत्ती को मैम हाँ, अलग करके भी रास, कई बार। रास, हाँ, बोलो विनीत। मैम हाँ, रासायनिक से भौतिक परिवर्तन होगा उसमें, मोमबत्ती में। हाँ, भौतिक परिवर्तन तो होगा, लेकिन कई बार जैसे पूछता कि है मैम ना ऐसे। पूछेगा ना क्वेश्चन में कि हम्म, बत्ती को जलना, जैसे मोमबत्ती में जो बत्ती होती है मैम ये, हाँ, 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 तो वो तो रासायनिक परिवर्तन हो गया मैम। हाँ। और उनका जो बाहरी वाला पार्ट होता है जो पिघल कर नीचे आ जाता है मोम, हम्म, वो भौतिक परिवर्तन हुआ। हाँ। तो ऐसे दे देता है कि मोमबत्ती को जलना, तो क्या लगाएंगे मैम। जो जलता है वो भौतिक परिवर्तन। नहीं बेटा, जो जल गया उसमें जो बहुत सारा पार्ट है जल जाता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, वो हट जाता है। लेकिन जो पिघल के जो पार्ट आपको वापस मिल गया, वो आपका सॉलिड पार्ट जो मिला मोम के रूप में, वो फिजिकल है ना, वो फिजिकल है। क्योंकि जो पार्ट आपको एज इट इज मिल जा रहा है वही फिजिकल पार्ट है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे है। कई कई बार क्वेश्चन बहुत कई कई बार दोनों ऑप्शन देता है, कई कई बार एक ही ऑप्शन देता है। तो क्वेश्चन देख दिखाना तब थोड़ा बता पाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने किसी को पढ़ाया था, तो ये वाली पॉइंट कहीं आई थी, तो दिमाग में आया तो बता दिए। बट याद रखना है कि दोनों टाइप का इसमें होता है चेंजिंग। विनीत, क्वेश्चन देखना फिर मुझे एक बार जरूर बताना, ठीक है। ओके मैम। अदरवाइज फिजिकली, फिजिकली का मतलब ही हो गया कि आपकी मुंह की मतलब फिजिकल जो हम लोग अपियरेंस है ना, जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, बनावट हो गया, दृढ़ता हो गया, कितने स्ट्रांग है, कितनी हार्डनेस है, ये सभी चीजें, बहाव कितना है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का द्रव्यनांक, ये सब चीजों को भौतिक गुण ये हैं। और अगर आपके भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगर रसायन में पूरा रासायनिक गुण ऐसा गुण है कि अगर एक बार उसके रूप में परिवर्तन हो गया, तो फिर से वापस अपने मूल रूप में वापस नहीं आएगा। जैसे सोडियम, या तो मैम सोडियम। ये हाँ जी, बोलिए। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। हाँ, तो मैम ये भी सेल हो होगा। यस मैम। गया। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा जो छोटा छोटा सेल आता है बेटा, वही होगा ना विनीत। उसमें रसायन के रूप में केमिकल एनर्जी रहता है, जब हम उसको जलाते हैं तो वो हमें प्रकाश देता है। ये भी जैसे पिघलता है तो ना, मैम, तो रासायनिक क्रिया नहीं होते हैं प्रकाश से टेम्परेचर।
अच्छा, तुम मोमबत्ती के बारे में बात कर रहे हो? जी मैम जी। अच्छा ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम तुमको बताते हैं, है ना? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है एक बार देख लेना। वो क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ दिया नहीं है मोमबत्ती के बारे में। मेरे माइंड में मैंने शायद किसी को पढ़ाया था, तो एक्चुअली उसमें दोनों रिएक्शन होते हैं। तो आई थिंक किसी बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाया था, तो मुझे याद था तो शेयर किया, है ना? अब कोई क्वेश्चन लेके मिलना आप लोग, तो थोड़ा सर्च मारना, गूगल पे मिलेगा, देख लो। और मैं समझा रही थी, जैसे सोडियम है, सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ। तो एक क्लोरीन जो है ना, एक बहुत अजीब सी गैस है, मतलब एक गैस है, अच्छी गैस नहीं है बोलो तो। ये गैस को प्राणघातक गैस भी बोलते हैं, डेडली गैस भी बोलते हैं। लेकिन जब सोडियम के साथ क्लोरीन मिलता है, तो सोडियम के साथ जब क्लोरीन मिलता है तो NaCl2 यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड आपस में मिल गया, तो आपकी जो जहरीली गैस है, इसका नेचर लुप्त हो जाता है। अब ये सोडियम के साथ जुड़ जुड़ करके आपके लिए क्या बना देती है, एक ब्यूटीफुल यूज़फुल नमक बना देती है, जो आपके खाने में टेस्ट जायका बढ़ा देता है। तो ये क्लोरीन कितना इम्पोर्टेंट हो गया अब, जब दूसरे के साथ जुड़ गया। लेकिन नाउ अगर आप नमक से वापस से क्लोरीन चाहो कि मुझे वापस मिले, वापस से चाहो कि यहाँ पे आपको सोडियम वापस मिल जाए, क्लोरीन वापस हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दो केमिकल मिल करके जब एक नया कंपाउंड बना लेती है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर वापस से अपने स्वरूप में वापस नहीं आता। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब अलग होते हैं, तो वो एक गैसेज हैं। लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो आपका क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजन है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये आपका ब्यूटीफुल यूजफुल प्राण, एकदम प्राणदायी पानी बन गया, जो आप जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते। गर्मी में तो खैर बात ही छोड़ दो। तो ये पानी बन गया, लेकिन अलग अलग चाहोगे फिर से हम इसको अलग कर दे, पानी ले करके ऑक्सीजन अलग करे और ये करे, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। हाँ, संयोजन अभिक्रिया भी कहलाएगी, बिकॉज़ दोनों एक साथ जुड़ जा रहे हैं। हम उसके पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, वो दिया हुआ था किसी-किसी बुक में कि बहुत सारा संयोजन अभिक्रिया क्या है, आयनिक अभिक्रिया क्या है। तो हाँ, संयोजन अभिक्रिया है बिकॉज़ दोनों एक साथ आपस में जुड़ जा रहे हैं और जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी आप बात कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। बहुत अच्छा, समझ गए? और ये H2O वाटर है, हाँ, सही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब कोई भी 2 केमिकल मिलके एक नया केमिकल बना ले, नया कंपाउंड बना ले, लेकिन वापस से चेंजिंग नहीं, मतलब एक बार निकल गए आप निकल गए, यहाँ वापस नहीं आना है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और उसके साथ-साथ उसके केमिकल नेचर में क्लोरीन एक गंदी गैस है, लेकिन नमक के साथ मतलब नमक बन गया तो यूज़फुल हो गया। फिर और सारी भी चीज़ें हैं, जैसे कोयले का जलना, कोयला जल गया, तो कोयला कोयला जो वापस जल गया, तो क्या वापस से आपको कोयला मिलेगा? नहीं, इट वाज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो याद नहीं रखना मिलेगा। पड़ेगा थोड़ा बहुत, हाँ। अवस्थाओं का अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अंतर रूपांतरण का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे कि सॉलिड था, सॉलिड से फिर आगे आप लिक्विड में, लिक्विड से फिर आगे आप गैस में, और अंतर अवस्था का मतलब एक के बाद आप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बर्फ का। बर्फ पहले सॉलिड है, फिर ठंडा हुआ लिक्विड, फिर अगर आप उसको गर्म करें तो वेपर बन गया, तीनों फॉर्म में आपको दिखेगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में, संगठन मतलब, संगठन का मतलब हो गया, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, जाते हो चाउमीन वगैरह जो बनाता है, देखोगे ना, जब पैन में तेल डालता है ना वो, तो बहुत ज़्यादा मतलब आग फेंकने लगता है, क्योंकि इंस्टेंटली जो है ना तेल, या मतलब इस तरीके का, क्या बोलूँ, रिफाइंड ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो गया है, तो वो आग पकड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा दुर्घटना भी होती है। तो तेल जो है ना, उसमें एक बर्निंग क्वालिटी होता है, तुरंत जलने लगता है, मतलब आफ्टर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर आपने उसको गर्म कर दिया, घरों में भी कई बार कढ़ाई वगैरह में तेल रखे हो और सब्जियां नहीं डाल पाए हो, तो वो बहुत खोल के लगता है, जैसे आग लग जाता है, ऐसा लगता है।
इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। पानी का गंध कैसा होता है आप सबको पता है। पानी में कोई गंध होता है क्या? कि मुझे नहीं लगता। नहीं मैम। गंदे पानी को छोड़ के जी अच्छे नो पानी। मैम। हाँ, गंध होता है सपना, खुशबू। नहीं मैम, नो उधर से मैम, नहीं नहीं होती। नहीं नहीं होता है। हाँ, और तेल का भी एक अलग नेचर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। तेल का ये रासायनिक गुण जल से इसे अलग बनाता है। तेल का जो ये रासायनिक गुण है कि वो जलने लगता है ना? लेकिन एक साइड जल उसे बुझाता है, तो ये इसके गुण को अलग करता है, ये इसका रासायनिक गुण है। जलना एक कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। दैट्स वाई जो चीज़ जल गया वापस आपको नहीं मिलने वाला। इससे पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, मैग्नीशियम का जो एक फीता जलाते हैं, हाँ बाइंड अप कर रहे हैं। मैग्नीशियम का जो एक फीता जलाते हैं उसको पहले साफ कर देते हैं, और जैसे जलाते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Mg+O2, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका जो जला हुआ राख मिलता है वो वाइट कलर का होता है। उस राख से हम कभी भी वापस इसको रिवर्स करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं ला सकते। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी था। तो यही है किसी भी चीज़ का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। रासायनिक गुण जलना जो है, और यहाँ पे लिखा है रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। यानी जब कब जलेगा मैग्नीशियम वाला रिबन? ऑक्सीजन कैसी गैस है जो जलने में सहायता करती है? ऑक्सीजन कैसी गैस है जो जलने में सहायता करती है? पता तो है ना सबको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जी जलती है। मैम। यस मैम। इतना छोटा हाँ चीज मैम। भी याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत है भाई। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही मैग्नीशियम का फीता जलेगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जलाया तो ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, यानी कि राख बना दिया। तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ क्या होता है, दूसरे से क्रिया करके, यहाँ मैग्नीशियम किससे क्रिया किया? ऑक्सीजन से। अपने रासायनिक संगठन में संगठन मतलब उसकी बनावट में चेंजेस ला दिया। ये जो मैग्नीशियम का अपना बनावट था उसके रूप में बदलाव हो गया। ये जलने इससे रिएक्ट किया और जल पड़ा। जलने के बाद इसका रूप बदल गया। ये कैसे रूप में आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण द्रव्यों में परिवर्तन लाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन से क्या किस में चेंजिंग आता है? रासायनिक क्वालिटी में। ये जो केमिकल नेचर है किसी चीज का उसमें अंतर आता है। तथा हम नया पदार्थ बना पाते हैं या पाते हैं। जब आप किसी तरीके का जब केमिकल रिएक्शन करते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी रासायनिक रिएक्शन होता है उसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है? अगर लेकिन फिजिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि उसमें अगर नए पदार्थ का निर्माण हुआ भी तो वापस से अपने मूल रूप में आ जाता है। जैसे बर्फ पानी अगर बर्फ बन भी गया तो ठंडा हो जाए थोड़ी देर के बाद वापस से अपने मूल रूप में चला आता है। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाम पे मत जाइएगा, रासायनिक परिवर्तन भी बोल दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया भी बोल दीजिए, और रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पे मोमबत्ती वाला बात दिया गया है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है? क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? अब इस चीज़ को हम आप लोग पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब इस क्वेश्चन के साथ आना, सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना कि क्या इसमें झोल है, कुछ है ओके बचा मैम। हुआ है। हाँ, ये कुछ तो रहना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो कुछ क्वेश्चन थे वो देख लेना, ये भी देख लेना। यहाँ पे तो पेड़ों का काटना कैसा रिएक्शन है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कैसा रिएक्शन है, अगर पेड़ को काट दिया तो कैसा रिएक्शन भाई? कुछ बचा इस भौतिक भौतिक परिवर्तन हुआ, पेड़ को कटना। पेड़ का काटना? रासायनिक परिवर्तन हुआ। मक्खन रासायनिक परिवर्तन किसमें? नहीं होगा मैम, वो तो रासायनिक। भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, पिघल गया मक्खन तो घी रासायनिक। बन गया ना। हाँ ये भी तो तो घी। रासायनिक जी। परिवर्तन है ना। ये फिजिकल परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। ये आप लोग ना कर क्या ना SW, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैम क्वेश्चन ये है। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, अच्छा नहीं है? क्योंकि न्यू वाले बुक में नहीं दिया यस हुआ है। मैम। अच्छा ठीक है, अभी तुरंत भेज देती हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन SW है। आज 16 है ना बेटा? हाँ, जी मैम। ठीक है। यस मैम। करके आइएगा, ठीक है?
रासायनिक रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन। मैम। परिवर्तन। रासायनिक। हाँ, और फिर दूध से पनीर बना दिया, वो भी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक हुआ। ये भी ये भी मैम है रासायनिक। तो रासायनिक बस परिवर्तन। दिमाग में ये सोचना, कभी भी पूछे तो क्या हम इस रूप से फिर उस रूप में वापस जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते हैं, इट मीन्स कि वो रासायनिक परिवर्तन मैम है। जा सकते जैसे हो कि फिर, लेकिन पेड़ वाला एग्जाम्पल अलग है, लेकिन वहाँ उसके केमिकल नेचर में सोचना कि क्या चेंज होता है। जैसे सबसे अच्छा हम लोगों ने पढ़ा बर्फ का। बर्फ बर्फ बन जाता है, पानी में भी बन जाता है, भाप में भी, लेकिन उसका जो केमिकल नेचर है, यानी उसका केमिकल जो मॉलिक्यूल्स है, वो कभी नहीं बदलेगा किसी भी रूप में। ठीक है। जी मैम। ठीक है। थैंक यू। रिवीजन थैंक यू कर मैम। लीजिएगा सब मैम, लोग। D2O में कोई परिवर्तन होता है? हाँ जी। D2O में कोई परिवर्तन होता है? और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यस ड्यूटेरियम की मैम। बात कर रहे हो ना? अब हम कल बता देंगे। नहीं मैम, हाँ, बोलिए।